ये बेचारी लड़की 10 रिलेशनशिप से गुजरी थी, मगर हर बार उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। इतना सब होने पर भी लड़की को खुद पर पूरा भरोसा था कि प्यार में वो हारी नहीं है बल्कि एक सैड विक्टिम है। तो उसने प्यार की इस जंग को जीतने के लिए समय देने का फैसला किया। कई सालों की कड़ी रिसर्च के बाद लड़की ने आखिरकार एक जरूरी सच खोज निकाला। हर इंसान जन्म से ही एक ऐसे साथी से जुड़ा होता है जिसे किस्मत ने पहले से तय कर दिया है। ये साथी न सिर्फ नेचर और इंटरेस्ट्स में मेल खाता है बल्कि उनका डीएनए भी पूरी तरह से कंपैटिबल होता है। अगर आपको अपनी डेस्टिनी ढूंढनी है तो बस अपना डीएनए डिकोड करना होगा। डीएनए का एनालिसिस करने के बाद सोजिन को पता चला कि उसका साथी एक लंबा आदमी है। यही नहीं, उसकी कुछ खास पहचान है, जैसे डबल आईलिड्स और घने रेशमी बाल। हालांकि वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। सोजिन ने जोश के साथ अपनी नई रिसर्च के बारे में बताया। उसे यकीन था कि अगर वो अपना डीएनए डिकोड कर पाए तो इस दुनिया में किसी को भी अब प्यार की वजह से तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तभी सबकी हैरान आंखों के सामने हॉल का दरवाजा अचानक खुला। फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए हुए एक आदमी अंदर आया। सामने खड़े उस आदमी को देखकर सोजिन जान गई कि जीवन में यही उसकी डेस्टिनी है। मगर उसने चाहे जितनी कोशिश की, वो उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पाई। इसी पल सोजिन अचानक अपने सपने से जाग गई। पता चला कि ये सब कुछ जो अभी हुआ वो बस उसका एक खूबसूरत सपना था। हालांकि इस सपने की वजह से उसे अपनी लव लाइफ का जवाब मिल गया था। सोजिन को याद आया कि वो अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ मुलाकात के लिए देर कर रही है। वो जल्दी से मिलने की तय जगह पर पहुंची। उसने तुरंत बाल उगाने वाली दवा की एक बोतल निकाली और उसे दिखाई। उसने कहा कि ये दवा कई दिनों के टेस्ट और रिसर्च का नतीजा है। हालांकि ये बाहर से साधारण लगती है, मगर बाल झड़ने वाले लोगों पर इसका असर कमाल का है। बस एक स्प्रे से गंजे आदमी के बाल घने और स्मूथ हो जाएंगे। सोजिन को अपने बॉयफ्रेंड पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरह जेनेटिक रिसर्च में माहिर है। उसके लिए ऐसी गर्लफ्रेंड होना सच में बहुत फायदेमंद था। हालांकि सोजिन के गर्व का सामना उसके बॉयफ्रेंड की बेरुखी से हुआ। वो अभी भी अपनी रिसर्च की दिलचस्प बातें बता रही थी, तभी उसने अचानक ब्रेकअप कर दिया। उसे मानना पड़ा कि सोजिन कभी भी उसकी आइडियल गर्लफ्रेंड नहीं रही। इसके अलावा वो हमेशा डीएनए या जेनेटिक कोड जैसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में बातें करती थी। इस वजह से वो बोर हो जाता था। यही नहीं, सोजिन हमेशा डीएनए रिसर्च के लिए उससे बाल, टिश्यू, नाक पोंछने वाले नैपकिन और यहाँ तक कि कान की वैक्स जैसी अजीब चीजें जमा करती रहती थी। जब से उसने सोजिन जैसी अजीब शख्सियत वाली लड़की से प्यार किया है, तब से वो ठीक से बाथरूम भी नहीं जा पाया है। उसकी नजर में सोजिन गर्लफ्रेंड कम और सिरदर्द ज्यादा लगती है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड सोजिन पर इल्जाम लगाता रहा, मगर उसने शांत तरीके से समझाया कि वो सब सिर्फ उनके जेनेटिक कोड की कंपैटिबिलिटी जानने के लिए कर रही थी। ये सुनकर उसके कमीने बॉयफ्रेंड ने तुरंत सोजिन का मजाक उड़ाया। कहा कि अगर वो जानना चाहती है कि वो दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं, तो वो किसी ज्योतिषी या राशिफल देखने वाले के पास जा सकती है। आखिरकार उसने सोजिन के लगातार चिपके रहने के बावजूद, जो वो अपना स्वाभिमान भुलाकर कर रही थी, उसने अलविदा कहने का फैसला कर लिया। सोजिन ने बाल उगाने वाली दवा की बोतल पकड़ी और उसे न जाने की भीख मांगती रही। उसने इस दवा को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर बॉयफ्रेंड ने सोजिन को और ताना मारा। उसने कहा कि वो उस लड़की से प्यार करेगा जो हमेशा उसकी तारीफ करे, भले ही उसके सिर पर कम बाल हों। जबकि वो सिर्फ उसके लिए बाल उगाने वाली दवा पर रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो सिर्फ वो इंसान है जिससे वो कभी प्यार करता था। ये कहकर वो मुड़ा और चला गया। बस सोजिन बाल उगाने वाली दवा के साथ सदमे में बैठी रह गई। सोजिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो तुरंत उठी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पीछे भागी। उसने उसे पत्थर दिल कहकर कोसा। उसने उसे खुश करने और उसके परिवार को राजी करने के लिए इतनी कोशिश की थी, पर अब उसने दूसरी लड़की के लिए उसे छोड़ दिया। उसे लगा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। पास की कार में यिनवू उन दोनों के बीच हुई बहस को देख रहा था। चूंकि वो फ्री था, यिनवू ने सामने चल रहे इस रियलिटी शो का मजा लेने का फायदा उठाया। यिनवू एक ऐसा आदमी था जो न सिर्फ दिखने में अट्रैक्टिव था, बल्कि अमीर भी था। एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर का बेटा होने के कारण उसकी पिछली गर्लफ्रेंड्स की गिनती करना मुश्किल था। हालांकि कोई भी लड़की उसका सच्चा प्यार हासिल नहीं कर पाई। यिनवू एक कड़े फैसले लेने वाला इंसान है। अगर वो खुश महसूस करता है तो प्यार करता रहता है, पर अगर वो नाखुश महसूस करता है तो यकीनन दूसरे इंसान को अलविदा कह देगा। इसके अलावा उसे बंद कर रहना या किसी के रोकने टोकने से सख्त नफरत है, इसलिए कोई भी लड़की उसका फैसला नहीं बदल सकती। उस रात जब यिनवू को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड बार में दोस्तों के साथ मजे कर रही है, तो वो खुद उसे लेने गया। हालांकि अंदर जाने के बजाय उसने बाहर इंतजार करना चुना। उसने वहां 30 मिनट तक अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने का फैसला किया। अगर इस समय के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो वो सीधे चला जाएगा।
तभी येनवू के सामने बेचारी लड़की सोजिन थी, जो प्यार की वजह से दुख झेल रही थी। वो इतना रो रही थी कि उसे वो बाइक भी नजर नहीं आई जो उसे टक्कर मारने वाली थी। इसलिए येनवू ने उसे चेतावनी देने के लिए फ्लैशिंग लाइट्स जलाईं। 30 मिनट बीत गए और उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी बाहर नहीं आई थी। इसलिए उसने गाड़ी चलाकर जाने का फैसला किया। जब कार सोजिन के पास से गुजरी तो येनवू कार में उसे बुरा भला कहने से नहीं चुका। उसने सोचा कि वो कितनी लापरवाह है। अगली सुबह जब येनवू अस्पताल जा रहा था, तभी अचानक उसे अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आया। चूंकि उसने पिछली रात उसे बार में छोड़ दिया था, इसलिए अब वो उस दुख की भरपाई चाहती थी जो उसने सहा था। वो चाहती थी कि वो हर कीमत पर उससे मिलने आए। अपनी गर्लफ्रेंड के इस परेशान करने वाले अंदाज से येनवू ने फौरन ब्रेकअप करने का फैसला किया। महज 30 सेकंड में वो दोनों, जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, अब अजनबी बन जाएंगे। 30 सेकंड के बाद वो फोन काट देगा और फिर उनका ऑफिशियली ब्रेकअप हो जाएगा। उम्मीद के मुताबिक येनवू ने फौरन फोन काट दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को, जो अभी भी हैरान और परेशान थी, नजरअंदाज कर दिया। येनवू अस्पताल पहुंचा ही था कि उसने खुशी खुशी खूबसूरत नर्स से कॉफी का कप लिया। एक डॉक्टर के तौर पर येनवू लगातार अपनी फीमेल कोलीग्स के साथ फ्लर्ट करता रहता था। हालांकि सोजिन और येनवू दोनों का ही अपने लवर से अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, मगर उनकी मेंटल स्टेट बहुत अलग थी। अपने बॉयफ्रेंड द्वारा छोड़े जाने के बाद सोजिन को लगा कि वो ठीक से खा पी या सो नहीं पा रही है। हालांकि उसे अब भी इस बात पर गहरा यकीन था कि वो दोनों यकीनन वापस मिल जाएंगे, क्योंकि सोजिन की रिसर्च के मुताबिक उनके जीन्स पूरी तरह से कंपैटिबल थे। हो सकता है वो दूसरी लड़कियों को जाने, पर किसी न किसी तरह वो उनसे ब्रेकअप करके उसके पास वापस आ जाएगा। जब सोजिन दुख में डूबी हुई थी, तभी उसके पास की फीमेल कॉलीग अचानक चिल्लाई। जीन रिपोर्ट की वजह से महिला सहकर्मी ने पता लगाया कि सोजिन के एक्स लवर के जीन्स में प्लेबॉय जीन था। सबको और भी ज्यादा हैरानी हुई जब पता चला कि सोजिन के सभी एक्स लवर्स में ये जीन कोड था। जीन कोड के एनालिसिस से ये पता चलता है कि सोजिन हमेशा प्लेबॉयज की तरफ अट्रैक्टेड होती थी। इतना बड़ा झटका लगने के बाद सोजिन तुरंत अपना मूड हल्का करने के लिए बार चली गई। उसी समय येनवू की एक्स गर्लफ्रेंड भी दिल टूटने के दुख में थी, इसलिए वो भी पीने के लिए इस बार में चली आई। बार में बैठकर वो लगातार येनवू को बुरा आदमी कहकर कोसती रही। नशे की हालत में सोजिन येनवू की एक्स गर्लफ्रेंड को न्याय दिलाने में मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी नशे में धुत दोस्त को घसीटा और येनवू को ढूंढने निकल पड़ी। तीनों लड़कियां उसके घर पहुंची। येनवू एक तस्वीर को जोड़कर पजल बना रहा था जब उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब किया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने कुछ नशे में धुत लड़कियों को देखा। इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। येनवू की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी बाहों में गिरकर रोने लगी और उसे वापस आने की भीख मांगने लगी। इस बीच सोजिन इतनी ज्यादा नशे में थी कि वो घर के अंदर भी नहीं घुस पाई। उसका बस एक पैर दरवाजे के पार लटका हुआ था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर घर में घुसने की कोशिश की। येनवू ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दूर धकेला और उसने साफ कह दिया कि उसे नखरे वाली लड़कियां पसंद नहीं है। पर उसकी गर्लफ्रेंड का मानना था कि वो ही उसकी डेस्टिनी है, इसलिए वो उसके बिना नहीं रह सकती। मगर येनवू ने जवाब दिया कि वो डेस्टिनी में यकीन नहीं करता, क्योंकि सिर्फ वो लोग जो आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, वो ही इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। येनवू की बातों से सोजिन, जो डेस्टिनी में यकीन करती थी, उसे गुस्सा आया। उसने अपने बालों में लगी चॉपस्टिक्स निकाली और येनवू पर इल्जाम लगाया कि वो एक वुमेनाइजर है जिसे सच्चे दिल से प्यार करना नहीं आता, इसलिए वो इतनी आसानी से ब्रेकअप कर लेता है, और उसने सोचा कि उस जैसे इंसान को प्यार के लायक नहीं होना चाहिए। ये कहने के बाद उसने चॉपस्टिक्स फेंक दी। फिर उसने बाल उगाने वाली दवा की एक बोतल निकाली और येनवू की तरफ भागी। उसने जोर से उसे एक बदसूरत इंसान बन जाने की बद्दुआ दी। येनवू अचानक टेबल से टकराया और मोज़ेक को गिरा दिया, पर वो सोजिन की बाल उगाने वाली दवा के स्प्रे से बच नहीं पाया। एक ठंडी सी फीलिंग्स येनवू के पूरे चेहरे पर फौरन फैल गई। सोजिन की दोस्त जल्दी से उसे घर से घसीटकर बाहर ले गई। तीनों लड़कियों के जाने के बाद येनवू ने फौरन अपने चेहरे पर लगे उस अनजान लिक्विड को धो डाला। फिर उसने सोजिन की बाल उगाने वाली दवा की बोतल उठाई और उसे सूंघा, पर उसे कुछ भी अजीब स्मेल नहीं आई, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि उसमें कोई जहरीला केमिकल नहीं था। इसके बाद उसने सोजिन का जूता उठाया और उसे एक प्लास्टिक बैग में रख दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वो उस पागल लड़की को फिर कभी नहीं देखेगा। अगली सुबह सोजिन याददाश्त खोए हुए जागी। उसे बस इतना याद था कि उसकी दोस्त उसे लिफ्ट में घसीट कर ले गई थी। वो सब कुछ पूरी तरह भूल चुकी थी। हालांकि उसकी दोस्त ने उसे पिछली रात की घटना याद दिलाई। उसे याद आया कि उसने येनवू के चेहरे पर बाल उगाने वाली दवा स्प्रे की थी। जहाँ तक येनवू की बात है, जब उसे भयानक सच पता चला तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसके कलमे, जो उसने एक दिन पहले ही साफ करवाए थे, अगले दिन एक घनी दाढ़ी के रूप में उगाए थे, खासकर वो हिस्सा जिस पर दवा स्प्रे की गई थी।
इससे उसे यकीन हो गया कि ये सब सोजिन की बाल उगाने वाली दवा का काम है। दूसरी तरफ सोजिन इस सबसे पूरी तरह अनजान थी। उसने इत्तेफाक से अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी कॉलीग को साथ में पकड़ लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। हालांकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी जेनेटिक थ्योरी पर इल्जाम लगाया कि उसकी वजह से ही उसके पिछले बॉयफ्रेंड्स को धोखा देना पड़ा था। सोजिन ने गुस्से में उसे बताया कि उसकी समस्या महज बाल झड़ने की नहीं है, बल्कि उसमें है लॉस जीन है। उसने चेतावनी दी कि अगले 3 सालों के अंदर उसके सारे बाल झड़ जाएंगे, वो उन्हें कभी वापस नहीं उगा पाएगा। यही नहीं, उसके बच्चे भी इस बाल झड़ने वाले जीन को विरासत में पाएंगे। इतना ही नहीं, उसे अपने जीन्स की वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा भी है। 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी लक्षण साफ नहीं है, पर समय के साथ उसे उन सब का सामना करना पड़ेगा जो उसने कहा है। ये सुनकर वो इतना गुस्से में आया कि सोजिन को मारना चाहता था, पर खुशकिस्मती से उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड कांगहून सही वक्त पर आया और उसे रोक लिया। फिर कांगहून सोजिन को अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गया। साथ ही उसने उसे सलाह दी कि अब से अगर वो किसी से प्यार करना चाहे तो उसे पहले उसे चेक करवाना होगा। अगर उसने कहा कि वो इंसान ठीक नहीं है तो वो यकीनन उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये इसलिए ताकि उसे फिर से दुख न पहुंचे। उसी समय यिनवू घबरा कर उठा जब उसने महसूस किया कि उसकी कलमे घने हो रही हैं। ठीक सोजिन की बद्दुआ की तरह उसकी कलमे दाढ़ी में बदल गए थे। यिनवू ये भद्दी दाढ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काम पर पहुंचकर उसने अपनी दाढ़ी छुपाने की कोशिश की और दूसरे लोगों से मिलने से बचा। फिर उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद किया और अपने चेहरे के सारे बाल साफ कर दिए। उसने महसूस किया कि इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए उसे सोजिन को ढूंढना होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढेगा। तभी डेस्टिनी ने उन दोनों को फिर से मिलवाया। सोजिन को अपने सीनियर से एक मैसेज मिला जिसमें उसे डॉक्टर के साथ एक मीटिंग में शामिल होने को कहा गया जो प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहा था। जब वो हॉल में घुसी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो डॉक्टर यिनवू था। मिलते ही उसने उसकी आंखों से बचने की कोशिश की, पर यिनवू ने सोजिन को घुसते ही पहचान लिया था। उसे डर था कि वो अपने किए को नहीं मानेगी, इसलिए उसने न पहचानने का नाटक करने का फैसला किया। उसने योजना बनाई कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसके पास उसे एक्सपोज करने के लिए काफी सबूत न हो जाए। सोजिन ने देखा कि यिनवू का उसे इल्जाम देने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि उसने उसे उस रात की पागल औरत के तौर पर नहीं पहचाना। तो उसने उसके चेहरे पर उग रही दाढ़ी के बारे में पूछना शुरू किया। उसने पूछा कि क्या उसके परिवार में किसी को बालों के ज्यादा बढ़ने की समस्या है। यिनवू को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी लोगों का एक ग्रुप सीढ़ियों से नीचे आया। बदकिस्मती से वो सोजिन और यिनवू के बीच आ गए, तो उन दोनों ने उन्हें बालों के बढ़ने के बारे में बात करते सुना। यिनवू बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। उसने तुरंत पूछा कि वो किस चीज पर रिसर्च कर रही हैं। सोजिन ने समझाया कि वो एक हेयर ग्रोथ एसेंस पर रिसर्च कर रही हैं, जो डीएनए के मुताबिक बनाया गया है। क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये एसेंस कमाल का था। सिर्फ 7 घंटों के बाद चूहों पर खरगोश जैसे घने बाल उगाए थे। यिनवू तुरंत घबरा गया। वो और इंतजार नहीं कर पाया और पूछा कि इंसानों पर इस प्रोडक्ट का क्या असर होता है। सोजिन ने कहा कि न सिर्फ सिर के बाल बल्कि शरीर के दूसरे बाल भी घने उग सकते हैं। ये सुनकर यिनवू को निराशा महसूस हुई, पर उसने फिर भी अटपटी मुस्कान के साथ खुद को तसल्ली दी। उसने खुद से कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बालों को हटाना यकीनन मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा ये तो बस उसके चेहरे के एक तरफ थोड़े से बाल थे। बालों के बारे में बात करने के बाद वो दोनों मेन टॉपिक पर लौटे। यिनवू ने अपने अस्पताल में जिन क्यूंग नाम की एक प्रेग्नेंट औरत के मामले के बारे में बताना शुरू किया। इस औरत में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी पाई गई थी, इसलिए इस बात की बहुत संभावना थी कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जन्म से पहले जिंदा नहीं बचेगा। अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है तो उसके बचने की संभावना बहुत कम थी, और अगर वो बच भी जाता तो बच्चा डिफॉर्म्ड होगा। यिनवू ने कहा कि वो जिन क्यूंग को बच्चे को हटाने के लिए सर्जरी कराने की सलाह देगा। ये सुनकर सोजिन को तुरंत एक ऐसे ही मामले की याद आई जो उसके साथ पहले हुआ था। वो बच्चा सिर्फ 1 दिन ही जिंदा रहा था, पर माता पिता ने बच्चे के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी थी। माता पिता ने बताया था कि भले ही उन्हें अपने बच्चे को सिर्फ 1 दिन देखने को मिला, मगर उन्हें जन्म देने के फैसले पर कोई अफसोस नहीं था। यिनवू ने सोजिन की बातों में छिपे मीनिंग को समझा, पर उसने जोर दिया कि इस मामले में न सिर्फ फीटस के साथ समस्या है, बल्कि माँ जिन क्यूंग को भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। एक ऑब्स्टेट्रिशियन होने के नाते वो हमेशा माँ की सेहत को सबसे पहले रखता है। सोजिन परेशान महसूस हुई, क्योंकि उसने सोचा कि कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों से मिलने का पल दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होता है। हालांकि यिनवू अब भी इस राय पर कायम था कि जब जिंदगी की बात आती है तो डॉक्टरों को अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस समय एक डॉक्टर को जो सबसे जरूरी काम करना था
वो ये था कि माँ की सुरक्षा श्योर की जाए। जाने से पहले येनवू सोजिन के साथ बातचीत जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। काम के बाद सोजिन ने अपना पसंदीदा परफ्यूम निकाला और कुत्ते को सुंघाया। फिर उसने कुत्ते से कहा कि वो ऐसी महक वाले आदमी को ढूंढे। वो सही जीन्स वाले साथी को ढूंढना चाहती थी। तभी वो कुत्ता एक आदमी के पास रुका। पीछे से वो काफी हैंडसम लग रहा था। जब सोजिन खुश हुई तो वो आदमी मुड़ा। उनकी आंखें मिली और उसकी उम्मीद तुरंत हवा हो गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड कांगहून था। सोजिन कांगहून के पास गई और उसे सूंघा, पर उसे कोई खास महक नहीं आई। अलविदा कहने से पहले कांगहून ने सोजिन को एक इमरजेंसी अलार्म दिया। जैसे ही सोजिन बटन दबाएगी, कांगहून को उसकी ओर से खतरे का संकेत मिल जाएगा। सोजिन कांगहून की फिक्र से बहुत प्रभावित हुई। वो जानती थी कि वो ऐसा इंसान है जो उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है, पर बदकिस्मती से वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। इस समय येनवू ने गर्भवती महिला को उसकी सेहत के बारे में जानकारी दी। अगर जिन क्यूंग प्रेगनेंसी को जारी रखती है तो उसके पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है तो उसके बचने का मौका बहुत कम था। माँ की जिंदगी जाने का भी खतरा था। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन क्यूंग ने येनवू से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। येनवू ने जवाब दिया कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला लेना होगा। हालांकि उसने ये भी कहा कि वो नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा फैसला ले जो उसे और बच्चे दोनों को खतरे में डाल दे। बाद में येनवू की मुलाकात अस्पताल की पार्किंग में एक पुरानी पहचान वाली से हुई। मिह्यून अभी विदेश से लौटी थी। दोनों गले लगे और खुशी से बात की। ऐसा लगा कि मिह्यून सच में येनवू की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। गले मिलने के बाद मिह्यून ने देखा कि उसके कलमे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो जल्दी से अपना चेहरा छुपाकर कार में भागा। घर पहुंचकर येनवू ने आईने में अपनी नई दाढ़ी देखी। उसने गुस्से में तुरंत सोजिन को फोन किया। जब सोजिन ने स्क्रीन पर येनवू का नाम देखा तो उसने तुरंत एक दाढ़ी वाले चेहरे के साथ उससे सवाल करते हुए कल्पना की। आखिरकार उसने फोन उठाने की हिम्मत जुटाई। इस समय येनवू और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने साफ कह दिया कि सोजिन के हेयर ग्रोथ एसेंस ने उसके जीन्स को बदल दिया है। फिर उसने उसे कल अस्पताल आने को कहा। वो चाहता था कि वो बताए कि उसके इतने ज्यादा बाल क्यों उगाए हैं। अगले दिन जब सोजिन अस्पताल गई तो येनवू ने तुरंत उसे हेयर ग्रोथ एसेंस की बोतल वापस दे दी। सोजिन ने बहस की कि उसे स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है। उसे बचपन से ही रैपिड आई मूवमेंट्स होती थी और कभी कभी वो अनजाने में अपने सपनों में हुई चीजों का पालन करती थी। उसने तो ये भी नाटक किया कि वो नहीं समझती कि येनवू पर गलती से उसका हेयर ग्रोथ एसेंस क्यों लग गया। उसने देखा कि वो अब भी अपनी गलती नहीं मान रही है, इसलिए उसने उसे वो जूता दिखाया जो वो उस रात उसके घर छोड़ गई थी। उसने साबित किया कि उसी की वजह से उसकी दाढ़ी बढ़ी है। सोजिन इसे नकार नहीं पाई, इसलिए उसने उसे अपना मास्क उतारने को कहा। हालांकि येनवू को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, पर उसने फिर भी सोजिन को अपनी दाढ़ी दिखाई। अप्रत्याशित रूप से सोजिन ने उसकी दाढ़ी को छूकर उसकी सॉफ्टनेस को महसूस किया। जब सोजिन ने येनवू को और करीब से देखा तो उसे अजीब सी भावनाएं महसूस होने लगी। फिर येनवू ने 2 दाढ़ी के नमूने दिखाए, जिनमें एक नॉर्मल दाढ़ी और एक म्यूटेटेड दाढ़ी थी। उसने उससे कहा कि वो जल्दी से उसकी समस्या का हल ढूंढे। सोजिन ने माफी मांगना शुरू किया। उसने अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी, जिसने येनवू को दाढ़ी वाला आदमी बना दिया था। उसने उसे एल्विस की हूबहू नकल के तौर पर देखा। माफी मांगने के बाद सोजिन ने उत्साह से येनवू का जेनेटिक सैंपल जमा करने के लिए औजार निकाले। इस समय वो अचानक येनवू के करीब गई। किसी वजह से येनवू को लगा कि उसके आसपास की हवा गर्म हो रही है, इसलिए उसने सोजिन से जल्दी से काम खत्म करने की गुजारिश की। सोजिन तापमान कम करने के लिए खिड़की खोलने गई, पर वो नहीं खोल पाई। तभी येनवू ने सोजिन का हाथ पकड़ा और आसानी से खिड़की खोलने में उसकी मदद की। सोजिन ने येनवू को अपने बगल में खड़े देखा और उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो उससे अपनी नजरें हटा नहीं पाई। हालांकि इस समय येनवू ने कुछ बहुत ही कड़े शब्द कहे। उसने ठंडे लहजे में उससे 24 घंटों के अंदर कोई हल ढूंढने को कहा। अगर कल शाम 8 बजे तक भी उसके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो वो दूसरे तरीके से उससे निपटेगा। उस रात येनवू रात के खाने के लिए घर लौटा, पर उसकी माँ बहुत रूड थी। वो अपनी माँ को बाहर खाने के लिए बुलाना चाहता था, पर उसकी माँ ने बस इतना जवाब दिया कि अगर उसके पिता नहीं लौटेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी। जब येनवू ने अपना बचपन याद किया तो एक अस्त व्यस्त दिन की तस्वीर उसके दिमाग में उभरी। उस दिन जमीन पर टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे और येनवू का पैर एक कांच के टुकड़े से जख्मी हो गया था। नशे की हालत में उसकी माँ ने उसे बताया कि अब से उसके पिता कभी घर वापस नहीं आएंगे, बस वो और उसकी माँ साथ रहेंगे। अतीत के दर्दनाक एहसास वापस आ गए तो येनवू पीने के लिए कांगहून के रेस्टोरेंट गया। नशे की हालत में येनवू ने कांगहून से पूछा कि सिर्फ एक इंसान की परवाह करना कैसा होता है।
कांगहून ने कहा कि जब एक इंसान बदलता है तो दूसरा इंसान भी बदल जाएगा। येनवू ने अपनी माँ को दिन रात बेकार में इंतजार करते देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे बदलाव से ज्यादा एक ही चीज से नफरत है। ये सुनकर कांगहून को तुरंत समझ आ गया कि येनवू क्यों लगातार गर्लफ्रेंड्स बदलता रहता है। तो कांगहून ने येनवू को सलाह दी कि वो अकेला रहने की कोशिश करे ताकि वो इसे महसूस कर सके। हालांकि येनवू राजी नहीं हुआ और उसने साफ कह दिया कि उसे अब भी अपने साथ लड़कियां पसंद है। अगले दिन जिन क्यूंग डॉक्टर के साथ अपने तय शेड्यूल के मुताबिक फॉलोअप चेकअप के लिए अस्पताल लौटी। जब उसने दूसरी प्रेग्नेंट औरतों को आते जाते देखा तो वो बहुत उदास महसूस करने लगी और उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगे। पता चला कि जिन क्यूंग कांगहून को जानती थी। एक फायर फाइटर के मिशन के दौरान कांगहून ने जिन क्यूंग को बचाया था। कांगहून नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, इसलिए जाने से पहले उसने उसे अपना फोन नंबर दे दिया था। उसने उससे कहा था कि जब भी उसे जरूरत हो वो उसे संपर्क कर सकती है। अब जिन क्यूंग कांगहून को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। ये वो काम था जो उसे मरने से पहले करना था। हालांकि उस समय कांगहून दूसरे मिशन में व्यस्त था, इसलिए उसने फोन की घंटी नहीं सुनी। उसी समय सोजिन ने पता लगाया कि जिन क्यूंग में बेवकूफी भरे काम करने की प्रवृत्ति वाले लोगों का जीन है, इसलिए सोजिन ने तुरंत येनवू को फोन किया। पहले तो येनवू ने सोजिन की जीन थ्योरी पर यकीन नहीं किया। हालांकि तभी उसने एक नर्स को चिल्लाते सुना कि एक गर्भवती महिला कुछ बेवकूफी भरा काम करना चाहती है। येनवू तुरंत छत पर भागा और पता चला कि वो जिन क्यूंग थी। येनवू ने सोजिन के ही शब्दों का इस्तेमाल करके गर्भवती महिला को यकीन दिलाया। उसने कहा कि वो उसकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। भले ही उसे अपने बच्चे के साथ सिर्फ एक दिन ही बिताने को मिले, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने बच्चे को देख सके। जिन क्यूंग अपने बच्चे को खोने के दर्द का सामना कर रही थी। वो अभी भी छत के किनारे पर खड़ी थी। चूँकि सोजिन जिन क्यूंग को शांत करने में मदद करना चाहती थी, उसने बाड़ पर चढ़कर जिन क्यूंग को मनाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। जिन क्यूंग थोड़ी शांत हुई लग रही थी। सोजिन ने तुरंत जिन क्यूंग को वापस खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि आखिरी पल में जिन क्यूंग ने अपना मन बदल लिया। सोजिन ने जल्दी से जिन क्यूंग को अंदर की ओर धकेला, पर सोजिन नीचे गिर गई। जिंदगी और मौत के उस पल में येनवू अचानक आगे भागा और सोजिन को कसकर गले लगा लिया। वो उसके साथ नीचे गिरा। खुशकिस्मती से वो लोग सेफ्टी मैट्रेस पर गिरे जो फायर डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। कांगहून को एहसास हुआ कि सोजिन ही गिरी है, इसलिए उसने चिंता से उसकी हालत जांची। येनवू ने मजाक किया कि वो हमेशा खुशकिस्मत रहा है। जब सोजिन उसके साथ होगी तो वो भी खुशकिस्मत होगी। तभी सोजिन को पता चला कि कांगहून और येनवू दोस्त हैं। येनवू को भी हैरानी हुई जब उसे पता चला कि सोजिन और कांगहून बचपन से दोस्त हैं। कांगहून ने उन दोनों को गिरने के बाद चेकअप कराने की सलाह दी, पर येनवू जल्दी से जिन क्यूंग को देखने चला गया। जब येनवू पास से गुजरा तो सोजिन अनजाने में उसे देखने लगी। अभी अभी जब वो ऊपर से गिरी थी तो उसकी नाक गलती से येनवू की आर्मपिट पर लग गई थी। उसने एक अजीब सी महक सूंघी थी। हैरानी की बात ये थी कि वो महक बहुत अच्छी और खुशबूदार थी। उस रात सोजिन और कांगहून एक साथ पीने गए। जिन क्यूंग की तस्वीर ने सोजिन को उसके मरे हुए पिता की याद दिला दी। अपने पिता के गुजरने से पहले उसने उनके असामान्य व्यवहार को नोटिस किया था, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे वो कुछ नहीं जानती, क्योंकि उस समय उसके पिता बहुत दुखी लग रहे थे। वो घर पर अक्सर जिंदगी से थके हुए होने के लक्षण दिखाते थे। उसने सोचा कि शायद ये इसलिए था क्योंकि उसके परिवार ने उनकी काफी परवाह नहीं की थी, इसलिए गुजरने से पहले उनके आखिरी फोन कॉल्स उनके परिवार के सदस्यों को नहीं थे। इस बात का सोजिन को बहुत अफसोस हुआ। उसके पिता का हमेशा के लिए जाना उसके दिल में एक गहरा जख्म बन गया। कांगहून के भी सोजिन जैसे ही दुख थे। कई साल पहले कांगहून सोजिन के पिता को नहीं बचा पाया था। उसने लंबे समय तक खुद को इसके लिए दोषी ठहराया। विदा कहने से पहले कांगहून ने सोजिन को एक हॉट पैच दिया। उसने उसे याद दिलाया कि वो गिरने के बाद के जख्म पर इसका इस्तेमाल करे। सोजिन ने सोचा कि येनवू ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए सोजिन को वो सब याद आया जो येनवू ने जिन क्यूंग को शांत करते हुए कहा था। उसने कहा था कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसे दोबारा देख पाना दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होता है। ये वही बात थी जो सोजिन ने भी पहले येनवू से कही थी। इस बीच येनवू भी सोजिन के उस बहादुर पल को याद किए बिना नहीं रह पाया जब उसने जिन क्यूंग को बचाया था। उसे अब भी याद था कि उसने कहा था कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी आंखों के सामने मरे। वो दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होने लगे। सोजिन येनवू से आ रही उस खास महक को नहीं भूल पाई, क्योंकि वो ये टेस्ट करना चाहती थी कि क्या वो सच में उस महक की तरफ अट्रैक्टेड है या ये महज एक भ्रम है। उसने उस महक की स्टडी करने के लिए उसका पसीना जमा करने का फैसला किया। सोजिन ने कांगहून से येनवू को बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाने की भीख मांगी। कांगहून सोजिन की पेशकश को मना नहीं कर पाया,
इसलिए उसे उसे गेम में साथ ले जाना पड़ा। उसने कोंगहून के लिए चीयर करने के लिए एक तख्ती पकड़ी, पर सोजिन की नजरें येनवू से नहीं हटी। जब सोजिन ने येनवू के पसीने की बूंदें जमीन पर गिरते देखी तो उसे अफसोस महसूस हुआ। गेम के बाद कोंगहून ने बहुत देर तक तलाशा, पर उसे सोजिन कहीं नहीं मिली। इस बीच सोजिन ने गुप्त रूप से सबके जाने का इंतजार किया ताकि वो येनवू की अभी अभी पहनी हुई स्पोर्ट्स शर्ट चुरा सके। हालांकि येनवू ने सोजिन की अजीब हरकतें देख ली थी। जब सोजिन लैब में लौटी तो उसने तुरंत अपना प्रयोग किया। सोजिन ने येनवू की शर्ट को पानी में भिगोया ताकि महक फैल जाए और फर्मेंट हो जाए। निकाली गई महक येनवू के शरीर की खुशबू थी। अगर सोजिन को ये महक और ज्यादा पसंद आती है तो इसका मतलब है कि वो और येनवू में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है। इस बीच येनवू को अब भी नहीं पता था कि उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। येनवू और मेह्यून एक आर्ट एग्जीबिशन देखने जाते हैं। उनके सामने एक माँ की पेंटिंग थी जो एक बच्चे को पकड़े हुए थी। खुशी दर्शाने के बजाय माँ डर और उदासी से भरी हुई थी। फीमेल आर्टिस्ट ने बताया कि ये एहसास उन्हें तब आया था जब उन्होंने पहली बार बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का जन्म उनके दिल में एक कील चुभने जैसा था। उन्हें लगा जैसे उन्हें पीछे खींचा जा रहा है और उनके पंख टूट गए हैं। येनवू ने साफ कहा कि जब मेह्यून ये शब्द सुनेगी तो उसे यकीनन बहुत दुख होगा। इस बयान पर दोनों फीमेल्स हंस पड़ी, क्योंकि मेह्यून उस फीमेल आर्टिस्ट के परिवार की सिर्फ गोद ली हुई बेटी थी। उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं था। फीमेल आर्टिस्ट के पति गुजर चुके थे। उनका और उनकी 2 बेटियों का रिश्ता ज्यादा करीबी नहीं था। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो येनवू सोजिन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। सोजिन की चमकदार और जिंदा दिल छवि ने येनवू को उसके और करीब जाने के लिए मजबूर किया। ये पहली बार था जब येनवू किसी फीमेल के बारे में इस तरह उत्सुक हुआ था। इस बीच सोजिन ने येनवू की जर्सी से महक सफलतापूर्वक निकाल ली थी। बस एक बार सूंघने पर वो उसकी खुशबू से मोहित हो गई। ये एक शानदार महक थी जो मीठी और रहस्यमय दोनों थी। उसने ये महक किसी और से कभी नहीं सूंघी थी। इस महक से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोजिन येनवू को अपनी डेस्टिनी मानती है। हालांकि महक तो सिर्फ पहला कदम था। येनवू को ये पुष्टि करने की जरूरत थी कि वो एक वुमेनाइजर है या नहीं। अगर येनवू वुमेनाइजर निकला तो सोजिन उससे दूरी बनाए रखने का फैसला कर लेगी, क्योंकि सोजिन चाहती थी कि येनवू जीन टेस्ट के लिए राजी हो जाए। वो कोंगहून के साथ उस पार्टी में गई जहां येनवू मौजूद था। सोजिन ने इस इवेंट के लिए बहुत ध्यान से तैयारी की थी। हालांकि उसे पता चला कि खाने की मुख्य डिश ऑक्टोपस थी। नतीजतन ऑक्टोपस खाते समय अनकंफर्टेबल होने के कारण उसका दम घुट गया। ये देखकर येनवू तुरंत उसे बचाने के लिए भागा, पर ऑक्टोपस का टुकड़ा किसी और के माथे पर जा लगा। सोजिन को शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वो थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए बाहर भागी। येनवू सोजिन के पीछे पीछे बाहर गया और उससे पूछा कि उसने उसकी शर्ट क्यों चुराई। उसकी अजीब हरकतों से उसे शक हुआ कि उसे कोई अजीब शौक है। सोजिन ने समझाया कि इंसान के पसीने की महक रिसर्चरों को उनके प्यार का लेवल पता लगाने में मदद कर सकती है। येनवू ने सोजिन से पूछा कि उसे उसकी महक कैसी लगी। एक बायोलॉजिकल नजरिए से उसने साफ कहा कि उसे उसकी महक सच में बहुत पसंद है। ये सुनकर उसने सोचा कि वो चुपके से उसे आई लव यू कह रही है। हालांकि सोजिन घबरा गई और समझाया कि ये तो सिर्फ टेस्टिंग का फेज था। तभी कोंगहून भागकर आया और उनकी बातचीत में रुकावट डाली। उसने कहा कि वो सोजिन को घर ले जाना चाहता है। ये सुनकर येनवू भी आगे बढ़ा और कहा कि वो सोजिन को घर ले जा सकता है, क्योंकि वो दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे। हालांकि कोंगहून ने जोर दिया कि सोजिन उसके घर के पास रहती है। फिर उसने सोजिन के कंधे पर हाथ रखा और वो चले गए। अगले दिन चूंकि सोजिन येनवू की जेनेटिक टेस्ट कंसेंट पाना चाहती थी, वो उसे हेयर ग्रोथ इनहिबिटर लेकर ढूंढने गई। जब सोजिन येनवू को दवा लगाने में मदद कर रही थी तो उन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। बस यूं ही वो दोनों शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से दूर हट गए। फिर सोजिन ने येनवू से पूछा कि क्या वो कभी अपोजिट सेक्स की महक से जोरदार तरीके से आकर्षित हुआ है। फिर उसने उसे अपनी महक सूंघने के लिए बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या वो उस तरह की है जो उसे पसंद है। जैसे ही येनवू करीब आया, सोजिन के दिल ने चेतावनी के संकेत देना शुरू कर दिया। वो तुरंत पीछे हट गई और साफ किया कि उसके पास आने की वजह ये थी कि वो चाहती थी कि वो जेनेटिक टेस्ट के लिए राजी हो जाए। उसने ये भी कहा कि उसके सभी बॉयफ्रेंड्स में वुमेनाइजिंग जीन था, इसलिए वो सब अय्याश थे। तो सोजिन जानना चाहती थी कि क्या येनवू में ये जीन है। हालांकि येनवू ने महक के जरिए भावनाओं की पुष्टि करने से मना कर दिया। उसे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि मेल फीमेल के रिश्ते को जेनेटिक कोड के आधार पर समझा जा सकता है, तो उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सोजिन के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी योजनाओं को कुछ देर के लिए रोक दे। अगला दिन सोजिन के पिता की मौत की बरसी थी। ये उसके लिए साल का सबसे दुख भरा दिन भी था।
कोंगहून सोजिन का अपने परिवार के साथ रिश्ता सुधारने में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बुलाया। सोजिन ने अपने पिता के लिए बॉल और चॉपस्टिक्स मेज पर रखे। इस बीच कोंगहून के पिता ने सोजिन के पिता के लिए शराब डाली और उसकी अच्छे से देखभाल करने का वादा किया। सोजिन ने वो सच्चे शब्द सुने और उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि जैसे ही सोजिन की बहन और माँ आई, माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। कोंगहून ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की, पर सोजिन की बहन ने साफ कह दिया कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड उनकी जैसी नहीं है। सोजिन की माँ ने भी अपने दिवंगत पति को महत्वाकांक्षी न होने के लिए कोसा। साथ ही उन्होंने अपनी बेटियों को याद दिलाया कि अगर उनके पास आर्थिक हालात अच्छे नहीं होंगे तो वो सिर्फ अपने प्यारों को ही दुख पहुंचाएंगी। ये सुनकर सोजिन ने अपनी माँ पर इल्जाम लगाया, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी उसके पिता को उनके किए गए कामों के लिए धन्यवाद नहीं कहा। फिर वो और उसकी माँ जोरदार तरीके से बहस करने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ली सोजिन के पिता पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन उन्होंने कुछ बेवकूफी भरा काम कर लिया। इस बहस से येनवू चौंक गया, जो पास में खाना खा रहा था। तभी येनवू को एहसास हुआ कि पेंटिंग वाली फीमेल आर्टिस्ट सोजिन की माँ थी। पेंटिंग में जो अनवांटेड चाइल्ड था वो सोजिन थी। अपनी माँ के साथ झगड़ा करने के बाद वो वहाँ से चली गई। कोंगहून सोजिन के पीछे जाना चाहता था, पर उसके पिता ने उसे रोक दिया। उन्होंने सलाह दी कि सोजिन को अकेले सोचने का वक्त देना चाहिए। जब येनवू सोजिन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो बच्चों की तरह रो रही थी। उसे खुश करने के लिए वो अपना जीन टेस्ट कराने के लिए राजी हो गया। सोजिन खुशी से झूम उठी और उसने येनवू की एक जर्सी मांगी। इस तरह सोजिन को येनवू की 7 नंबर की जर्सी मिल गई। वो घबराहट में दुआ कर रही थी कि उसमें वुमेनाइजर जीन न हो। आखिरकार सोजिन को येनवू के जेनेटिक टेस्ट के नतीजे मिल गए। सोजिन ये देखकर खुश थी कि येनवू में बहुत सी अच्छी बातें हैं, मगर आखिरी कैटेगरी ने उसे चौंका दिया। येनवू में 7 वुमेनाइजर जीन थे। इसका साफ मतलब था कि उसके बाहर बहुत सी औरतों से संबंध हैं, और शायद ये पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। सोजिन को ये नहीं पता था कि येनवू और कोंगहून दोनों ही 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, तो शायद उसने गलत जर्सी ले ली थी। सोजिन पूरी तरह टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो येनवू का सामना कैसे करे। इसके बजाय डायरेक्टर ने सोजिन को कोऑपरेशन के लिए येनवू के अस्पताल बुलाया। चूंकि सोजिन तस्दीक करना चाहती थी कि येनवू अय्याश है या नहीं, उसने चुपके से उसका पीछा करना शुरू किया। सोजिन ने देखा कि येनवू एक गर्भवती महिला के जूते के फीते बांधने के लिए बड़े प्यार से नीचे झुका। मीटिंग के दौरान सभी नर्सें येनवू को बड़े चाव से देख रही थी। जब सोजिन ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो सबने तालियां बजाईं। तभी एक जलनखोर नर्स ने जानबूझकर सोजिन को टक्कर मारी। सोजिन इस नतीजे पर पहुंची कि येनवू एक सेंट्रल एसी की तरह है। वो हमेशा ऐसी एनर्जी छोड़ता है जो आसपास की सभी औरतों को आकर्षित करती है। जब सोजिन वॉशरूम गई तो उसने किसी को उल्टी करते सुना। तभी दवा की एक बोतल लुढ़कती हुई बाहर आई। जब वो महिला बाहर आई तो सोजिन ने उसे सलाह दी कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। उसका बॉडी फैट इंडेक्स सामान्य से भी कम था। अगर वो वजन कम करना और भूख मारने वाली दवाइयाँ लेना जारी रखती है तो उसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। उस महिला ने सलाह नहीं मानी और वजन कम करने की जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि उसके पति को मॉडल जैसी फिगर वाली औरतें पसंद हैं। उसे लगता था कि उसका शरीर एक्स्ट्रा चर्बी और झुर्रियों से भरा है, जबकि उसका पति अपने बेटे से भी छोटी उम्र की लड़की के साथ अफेयर कर रहा था। इसलिए वो अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को मजबूर थी। सोजिन को उस बदकिस्मत औरत पर दया आई। सोजिन को लगा कि वुमेनाइजर जीन्स ही सारी बुराई की जड़ है। उसे नहीं पता था कि उसके सामने बैठी वो महिला येनवू की माँ थी। उधर येनवू अपने पिता के साथ बैठकर बात कर रहा था। उसके पिता ने शुरू से ही तय कर रखा था कि वो अस्पताल का वारिस बनेगा, पर येनवू सिर्फ एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता था। उसने बचपन से ही अपने पिता को कई अलग अलग औरतों के साथ अफेयर करते देखा था। उसकी माँ एक नफरत से भरी औरत बन गई थी। उसके पिता को किसी की भावनाओं की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपने बेटे से भी छोटी उम्र की महिला के साथ अफेयर कर रही हैं। इसलिए येनवू की नजर में वो एक अय्याश थे। इसी बीच सोजिन काम से घर लौटते वक्त इत्तेफाक से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली। वो किसी दूसरी लड़की के साथ बहस कर रहा था। उस लड़की को शक था कि उसके साथ रिश्ते में रहते हुए भी वो किसी और को डेट कर रहा था। सोजिन को इस सिचुएशन पर यकीन नहीं हुआ। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ ही दिन पहले धोखा दिया था और अब उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे दिया। सोजिन उस अय्याश का असली चेहरा सामने लाना चाहती थी, इसलिए उसने उस दूसरी लड़की को फोन कर दिया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। सोजिन को वो पल याद आया जब वो उसे न छोड़ने की भीख मांग रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि ऐसे लोगों को जिंदगी से तुरंत निकाल देना चाहिए। उसने फौरन येनवू को मैसेज करके बताया कि उसमें 7 वुमेनाइजर जीन्स हैं। उसने उसे ध्यान करने या मंदिर जाकर प्रायश्चित करने की सलाह दी। साथ ही ईल
हरी प्याज और ऑयस्टर जैसा खाना न खाने को कहा। येनवू को यकीन नहीं हुआ कि उसमें ये जीन है। वो पार्क में सोजिन से मिला। सोजिन ने साफ कहा कि वो किसी वुमेनाइजर जीन वाले आदमी को स्वीकार नहीं कर सकती। उसने जोर देकर कहा कि जीन्स इमोशंस से ज्यादा सच बोलते हैं। येनवू ने कहा वो बिना किसी को जाने इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है। येनवू को बहुत बुरा लगा और वो बार में पीने चला गया। बार में येनवू इत्तेफाक से मिह्यून से मिला। उसने पूछा कि क्या वो वुमेनाइजर लगता है। मिह्यून ने कहा कि वो औरतों के सबसे खूबसूरत पलों को कैद करना जानता है, इसलिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स उसे नहीं भूल पाती। उधर सोजिन कांगहून से बात कर रही थी। कांगहून ने समझाया कि सिर्फ जेनेटिक टेस्ट के भरोसे जीवन साथी नहीं चुनना चाहिए, सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है। उसने उसे नूडल्स खाने साथ चलने को कहा। उतरते वक्त सोजिन कांगहून के ऊपर गिर गई और उसे उसके शरीर से एक महक आई। कांगहून ने उसे डांटा कि दूसरे मर्दों को सूंघना बंद करो, नहीं तो लोग उसे अश्लील लड़की कहेंगे। बाद में सोजिन ने येनवू की रिसर्च रिपोर्ट जलाते वक्त देखा कि उसमें हीलिंग जीन भी है। उसे फिर उम्मीद दिखी। वो माफी मांगने गई और उसे कांगहून के रेस्टोरेंट में पाया। सोजिन और कांगहून को पुरानी बातें करते और हंसते देख येनवू को जलन हुई और वो चला गया। अगले दिन येनवू और सोजिन ने एक यंग प्रेग्नेंट महिला की जांच की। उसके बच्चे में अंधेपन का जीन हो सकता था। वो महिला गुस्सा हो गई और बोली कि येनवू में भी तो वही जीन है, फिर वो क्यों हेल्दी है। पता चला कि वो महिला येनवू के पिता की नई गर्लफ्रेंड थी। येनवू को पहले से पता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे तस्वीरें दिखाई थी। येनवू ने उस महिला को चेतावनी दी कि उसके पिता को अपना वादा निभाने की आदत नहीं है। इस औरत को लगा कि वो उसे भड़का रहा है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली गई। सोजिन को जब पता चला कि येनवू का पिता अयाश है तो उसे अपनी कही बातों पर पछतावा हुआ। वो माफी मांगने गई पर येनवू ने उसे रूखेपन से मना कर दिया। घर लौटते समय सोजिन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे कांगहून की बताई उस सुनसान रास्ते की एक घटना याद आई और वो डर गई। उसने कांगहून को फोन किया पर बात नहीं हो पाई। तभी एक आदमी उसकी तरफ लपका। वो सोजिन का एक्स बॉयफ्रेंड था जो बदला लेने आया था। एन वक्त पर येनवू और कांगहून ने उसे बचा लिया। कांगहून ने उसे पीटा। येनवू ने सोजिन को संभाला। सोजिन ने कहा कि उसका हीलिंग जीन लोगों को फिर से जीने की वजह दे सकता है। वो फिर से एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। येनवू ने कहा कि एक्सपेरिमेंट ऐसे होना चाहिए और उसे किस करने की कोशिश की। सोजिन ने उसे धक्का दे दिया। येनवू का मानना था कि प्यार के लिए डीएनए की जरूरत नहीं होती। कांगहून ने उन्हें किस करते हुए लगभग देख लिया था और उसे बहुत बुरा लगा। उसने येनवू को चेतावनी दी कि वो सोजिन के साथ न खेले। जब येनवू ने पूछा कि क्या वो सोजिन को पसंद करता है तो कांगहून ने कहा कि वो फैमिली जैसी है। सोजिन घर जाकर उस अधूरे किस के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें मिला रही है। किस वाले वाकये के बाद सोजिन कई दिन नहीं दिखी। येनवू को डिसैटिस्फैक्शन महसूस हुआ। उसने साफ कहा था कि वो उसके जीन्स पर रिसर्च करेगी, पर उसने उसको पूरे दिन नहीं देखा। वो जानता था कि उसका कोलीग काम के लिए सोजिन के जेनेटिक रिसर्च साइट पर जाएगा, इसलिए उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। इस समय रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक औरत आई। ये औरत एक वेदर रिपोर्टर थी। वो सोजिन के टेस्ट रिपोर्ट की सही रिकॉर्डिंग से संतुष्ट नहीं थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि वो उम्र से पहले प्रेग्नेंट होने की क्षमता खो देगी और उसकी प्रेगनेंसीज की संख्या भी औसत व्यक्ति से कम थी। उसके लिए ये जरूरी था क्योंकि वो एक एलीट परिवार में शादी करने वाली थी। अगर उसके होने वाले पति का परिवार इस टेस्ट रिपोर्ट को देखता तो उसको उनके घर में शादी करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए उसने सोजिन को रिपोर्ट बदलने की धमकी दी। वो चाहती थी कि रिपोर्ट उसकी खूबियों पर ध्यान केंद्रित करे। सोजिन ने महिला की रिक्वेस्ट को सख्ती से मना कर दिया क्योंकि सोजिन रिसर्चर के नियमों का पालन करती थी। क्लाइंट की निजी राय के आधार पर टेस्ट नतीजे मनमाने ढंग से नहीं बदले जा सकते थे। जब सोजिन ने ये कहा तो औरत ने गुस्से में उसके बाल खींचे। येनवू सोजिन की मदद के लिए आया और उसने जानबूझकर अपने कोलीग को बेहोश कर दिया। जब उसने अपने कोलीग को गिरते देखा तो वो तुरंत मदद के लिए चिल्लाया ताकि सबका ध्यान खींच सके। फिर उसने औरत से अकेले में बात करने को कहा। आखिर में येनवू ने सोजिन के लिए समस्या हल कर दी। उसने उसको घर छोड़ने के लिए काम खत्म होने तक इंतजार भी किया। जब येनवू ने सोजिन को अपने चेहरे के घाव को दुखी चेहरे के साथ ढकते देखा तो उसने तनाव कम करने के लिए उसको कराओके के लिए ले जाने की पहल की। सोजिन थोड़ी शर्मीली लग रही थी पर उसको नाचते देखकर उसको ज्यादा आराम मिला। उसने बेसुरा गाने की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस बाहर निकालने के लिए जोर से गाया। वापस जाते समय सोजिन को अजीब लगा जब येनवू अचानक एक अलग इंसान जैसा बन गया। वो उसके साथ इतना कोमल था कि उसका दिल तेज धड़कने लगा। येनवू ने एक बार फिर सोजिन को उसका टेस्ट सब्जेक्ट बने रहने का सुझाव दिया। इससे उसको उस दिन के अधूरे किस की याद आ गई। इसलिए उसको शक होने लगा कि उसके कुछ और इरादे थे। हालांकि जब सोजिन को पता चला कि वो येनवू के जीन्स पर रिसर्च कर सकती है
तो उसको बहुत खुशी हुई। हारी ने उनकी बातचीत में रुकावट डाली। हारी ने सोजिन के चेहरे पर घाव देखा, इसलिए उसने तुरंत सोचा कि ये यूनवू की वजह से हुआ है। जब से सोजिन ने यूनवू की महक पर रिसर्च की थी, हारी को लगा कि वो महक नाली की बदबू जैसी थी। हारी जानती थी कि यूनवू में वुमेनाइजर जीन था, इसलिए वो उसको और भी ज्यादा नापसंद करती थी। हारी यूनवू को ऑक्टोपस कहती थी, जिसकी महक गटर जैसी थी। क्योंकि हारी यूनवू से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी, उसने सोजिन को उसके साथ बाहर खाने जाने को कहा। हालांकि सोजिन ने जोश में यूनवू को अपने साथ खाने पर चलने का न्योता दे दिया। आखिरकार वो तीनों रेस्टोरेंट पहुंचे और 2 अलग-अलग टेबल पर बैठ गए। हारी ने बताया कि वो आज चर्च में वॉलंटियरिंग करने गई थी। उसको बहुत जादुई महसूस हुआ, क्योंकि पादरी के साथ होने भर से उसकी चिंता कम हो गई और उसको सुरक्षा की भावना मिली। पादरी ने बचपन में अपने पिता को खो दिया था और उनकी माँ भी आग में गुजर गई थी। वो अनाथालय में पले बढ़े थे और उनकी माँ को ग्रीन हाउस में फूल उगाना पसंद था। पादरी अपनी माँ जैसे ही लगते थे, क्योंकि जैसे ही हारी उनके करीब गई, उसको उनमें से फूलों की महक आई। हारी की बातों ने यूनवू को बहुत पुरानी एक याद दिला दी। जब वो छोटा था, जब उसको पता चला कि उसके पिता अफेयर कर रही हैं, तो वो उस औरत के घर में घुस गया था। फिर उसने जमीन पर एक गमला फेंक दिया था। उस औरत का बेटा लगभग यूनवू की ही उम्र का था। असलियत में लौटकर यूनवू सोजिन के लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदने फूल की दुकान पर गया। वो उसका ध्यान खींचना चाहता था। हालांकि वो नहीं जानता था कि टोपी पहने एक आदमी चुपके से उसको देख रहा था। जब यूनवू फूल लपेट रहा था, सोजिन एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अचानक उसको लगातार छींकें आने लगी। उसको पोलन से एलर्जी थी, भले ही लैब में कोई फूल नहीं था। यूनवू फिर फूल लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचा। दुर्भाग्य से सोजिन अपने पुराने स्कूल में एक सेमिनार में भाग ले रही थी। सोजिन ने छात्रों से कहा कि 2 अलग-अलग समय और जगह के लोगों के बीच एक तरह का जादुई खिंचाव हो सकता है, एम्पैथी। अगर वो जादुई डीएनए रिएक्शन में विश्वास करते हैं, तो हो सकता है कि वो जिससे प्यार करते हैं वो उस दरवाजे से दिखाई दे। उसके बोलते ही किसी ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गया। उस पल सोजिन ने यूनवू को हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर खड़े देखा। ये संयोग ऐसा लगा जैसे पहले से ही तय हो, जिसने उसको बहुत हैरान कर दिया। यूनवू फूल पकड़े हुए धीरे धीरे सोजिन के पास आया। जैसे ही उनके बीच की दूरी कम हुई, सोजिन को लगातार छींकें आने लगी, जिससे यूनवू के चेहरे पर लार उछल गई। सोजिन बहुत उत्सुक थी कि उसको दोपहर से लगातार छींकें क्यों आ रही थी। ये सुनकर यूनवू ने समझाया कि वो आज दोपहर फूलों की दुकान पर था। फूल अभी पहुंचे भी नहीं थे, पर सोजिन को पहले ही एलर्जी के लक्षण हो गए थे, इसलिए इस सिचुएशन को समझाने का केवल एक ही तरीका था, स्पिरिचुअल एम्पैथी। सोजिन यूनवू को अपनी सीक्रेट जगह पर ले गई। इस क्लासरूम में उसके कई राज छिपे थे। फिर सोजिन ने अलमारी के ऊपर रखा ग्लोब निकाला और उसने कहा कि वो उसका टाइम कैप्सूल है। ग्लोब के अंदर वो फिल्म टिकट थे जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखने जाना चाहती थी, पर दुर्भाग्य से उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ फिल्म देखने गया। फिल्म टिकटों के अलावा एक म्यूजिक प्लेयर भी था। प्लेयर के अंदर सिर्फ एक गाना था। वो गाना था जिसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुनने का वादा किया था। यूनवू वो गाना सुनना चाहता था, पर म्यूजिक प्लेयर की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने उसे चार्ज करने और फिर साथ में सुनने का सुझाव दिया। ये देखकर सोजिन अचानक शर्माने लगी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। यूनवू ने उसको अब साथ में खाने के लिए जोर नहीं दिया। उन दोनों ने जो खाना चाहते थे वो एक साथ कहने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उन दोनों ने अपनी पसंदीदा डम्पलिंग सूप का नाम लिया। ये संयोग कई बार हुआ, जिससे सोजिन को यूनवू के साथ अपने बीच एक खास बॉन्ड होने का और भी ज्यादा विश्वास हो गया। सोजिन ने कोंगहून को ये बात बताई कि उसका इतने कंपैटिबल लड़के से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। कोंगहून ने सोजिन को याद दिलाया कि कंपैटिबिलिटी लोगों को समझने और साझा अनुभवों पर बनती है। हालांकि सोजिन पैदाइशी तौर पर एक ऐसी इंसान थी जो दूसरों को आसानी से पसंद कर लेती थी, इसलिए वो आंख बंद करके फीलिंग्स डेवलप कर रही थी। कोंगहून जानता था कि सोजिन यूनवू के बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने उसको चेतावनी दी कि यूनवू वो इंसान है जिसके साथ उसको डेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनवू सोजिन को वो नहीं दे सकता था जो वो चाहती थी। सोजिन को समझ नहीं आया कि कोंगहून इतना गुस्सा क्यों था, तो हारी ने सच्चाई बताई। उसने अभी अभी उसको पुराने रिलेशन से बचाया था, पर अब वो एक खतरनाक रिश्ते में जाने की कोशिश कर रही थी। उस रात कोंगहून घर जाते समय गलती से मिह्यून से मिला। मिह्यून पिछली बार कोंगहून द्वारा उसको बचाने के लिए अपना आभार दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने उसको एक नई पब्लिश्ड बुक दी। उसने खुद कोंगहून का फोन नंबर सेव किया और कहा कि अगर वो खतरे में होगी तो वो उसके पास आएगी। कोंगहून ने मिह्यून से पूछा कि अगर वो किसी और का नंबर इतनी आसानी से सेव करती है तो क्या यूनवू नाराज होगा। मिह्यून ने समझाया कि वो और यूनवू रिलेशनशिप में नहीं थे। उसके लिए यूनवू सिर्फ एक फ्राइडे पर्सन था
क्योंकि वो हर दिन अलग अलग लोगों के साथ डेट पर जाता था। कोंगहून को मेह्यून और योनवू का प्यार और ब्रेकअप को मजाक की तरह लेना सही नहीं लगा। उसने कहा कि उनके जैसे लोगों को एक ही तरह के लोगों को डेट करना चाहिए, उनको मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये कहकर उसने मेह्यून को किताब वापस कर दी और मुड़कर चला गया। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।